हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट टर्म के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को, जो कि क्लास 10th का पेपर है। सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स बेसिक। इसका कोड है 0241। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है मॉर्निंग शिफ्ट का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टोटल टाइम मिला था वो था 90 मिनट्स और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 40। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है उनको तो आप रीड करते ही हैं हर बार, उसको एक बार रीड कर लेना। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर दिस टर्मिनेटेड, यानी कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 0.054, यानी डेसिमल के 3 डिजिट के बाद क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ लिखा था A die is thrown once, the probability of getting an even number। अब देखो डाई के अंदर आपको पता है 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, जिसमें से 2, 4 और 6 ये 3 नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। बाकी 1, 3 और 5 क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, यानी कि सम संख्या की प्रायिकता निकालनी थी। तो वो होगा 3/6। जिसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आएगा 1/2। तो जो डी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13 देन द नंबर आर। अब देखो 2 नंबर्स थे, आप x और y मान सकते हैं उनको। उन दोनों का जो सम था वो था 35 और दोनों का जो डिफरेंस था यानी x माइनस वाई जो डिफरेंस था वो कितना था, 13 था। यहाँ से आप सोल्व कर सकते थे। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, x और x कितना आता है 2x इजिकल टू कितना होता है 35 और 13 को प्लस करते कितना आता है 48। तो x की वैल्यू कितनी आती है 48 डिवाइड बाई 2 यानी कि 24। एक की वैल्यू 24 आ जाती है। अब 24 को उधर जाके माइनस कर देते 35 में से, तो 35 में से 24 को माइनस करते तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। सो 24 एंड 11 जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ बोला कि साइन 60 बाय कोस 30 की वैल्यू क्या होगी। अब साइन 60 और कोस 30 आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू या कोस 30 की वैल्यू हम देखें तो उनको डिवाइड करने के बाद अंडर रूट मतलब जो होती है वैल्यू √3/2 जो है डिवाइड बाय √3/2, तो उसको डिवाइड करते तो वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। सो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ लिखा है इफ़ अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी है, 3 एंड 7 कितनी है 10, तो टोटल तो 10 तो नीचे आ जाएगा। और ब्लैक बॉल्स कितनी है 7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/10, जो कि सी ऑप्शन है। तो सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ बोला गया था HCF ऑफ 5 की पावर 13 है और 2 की पावर 6 है, तो इसका HCF कितना होगा। अब आपको पता है देखो 5 और 2 ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है, यानी एक दूसरे के टेबल में आएंगे ही नहीं। तो इनका जो HCF आएगा वो आएगा 1। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो जो एक ही कॉमन आ सकता है, तो HCF होगा इसका 1। सो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ लिखा है एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। सो इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे। आप सभी को पता है जब कोई 2 लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होगी, यानी कोलिनियर होगी, संपाती रेखाएं होगी, तभी जाकर उनके क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो वो कंडीशन क्या होती है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2 के। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे लिखा है sin 2a एंड 2 sin a की जो वैल्यू है वो कब ट्रू होगी, जब a किसके बराबर, मतलब a की वैल्यू क्या हो 0, 45, 30 या 60। अब अगर यहाँ पे आपको पता है साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर यहाँ पे हम 0 रख देंगे, यहाँ पे a की जगह पे 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ साइन इधर भी 0 आ जाएगा साइन का, और अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तब भी कितनी आएगी वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ लिखा था इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स आर दिस देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल व्हाट। ठीक है, सो सर्कल्स का जो एरिया होता है वो आपको पता है πr² होता है। तो मान लो अगर हमने 2 अलग अलग सर्कल ले लिए, एक की रेडियस हमने ऐसे ले ली, वो 4:9 आ रहा है। तो आपको पता है रेडियस का क्या होगा, रेडियस में क्या है, यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, और ये 9 क्या बन जाएगा 3। सो जो रेडियाई का जो रेशियो होगा वो होगा 2:3, जो कि ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे लिखा है 2 बिंदु दे रखें ये और ये, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देना है, x2 - x1 वाला फॉर्मूला एंड y2 - y1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्लस तो उससे आप करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि आएगी C 5, मतलब 5 इकाई या 5 यूनिट। ठीक है,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 यूनिट्स क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ कहा गया है हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। आपको पता है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रेशनल, ठीक है। तो अनगिनत होगा, ऑप्शन होगा डी अनगिनत, इनफाइनाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ लिखा है इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर इज़ व्हाट। अब देखो अगर ये डायमीटर के मतलब डायमीटर के बिल्कुल एंड के पॉइंट है -6 एंड 3 और इधर कितना है 6 एंड 9, तो उनका जो बीच का जो सेंटर होगा मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसको निकालने का सिंपल तरीका है, आप x1 x2 को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब 6 और -6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 0/2 कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी x का कोऑर्डिनेट तो जाएगा 0। y का पॉइंट निकालने के लिए 9 और 3 को प्लस कर दो, कितना होगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो 0 और 6, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे जो कि है ऑप्शन सी, यानी कि जो सेंटर के यानी केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0 एंड 6, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ लिखा है इफ़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ये हैज़ उसके रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इनकी वैल्यू अगर निकालेंगे हम, देखो आपको पता ही है, अब इनके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। कैसे आएगी आप सभी को पता है कि -b/a क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है और c/a भी होता है, तो इसको कंपेयर करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकल सकती है जो कि आएगी 1, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ लिखा है कि ये जो पूर्णांक है ये क्या है, मतलब ये जो है नंबर वो क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। आप सभी को पता है ऊपर बार लगा हुआ है ये, तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला कंडीशन बन रही है, यानी कि ये होगा रेशनल नंबर, ऑप्शन बी राइट होगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि जो tan 3x - 15 = 1 है तो x का मान क्या होगा। अब देखो tan 1 कब होता है, जब tan 45 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल में tan 45 डिग्री। सो यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 3x - 15 = कितना आएगा 45, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, 15 तो जाके जुड़ जाएगा, माइनस का है तो इधर जाएगा 60 और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा इधर, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20। सो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ कहा गया है कि फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो फेस कार्ड आपको पता है एक मतलब 13 अगर 13 पत्ते होंगे तो उसमें 4 मतलब 3 फेस कार्ड होते हैं, तो जो रेड कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ना। सो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ऊपर तो 6 आ जाएगा, नीचे कितना है 52, उसको डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3 2 3 = 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, हाँ नीचे आएगा 26 क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे लिखा है इन वॉट रेशियो पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखिए जो पॉइंट P है वो क्या है ओरिजिन पे बना हुआ है, अगर इसको आप ड्रॉ भी करेंगे यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 0, ठीक है। और एक जो पॉइंट है 3 3 A पॉइंट वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, इस पे यहाँ पे 3 3 A और B यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये बोल रहा है कि जो ओरिजिन है वो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। अब वो बिल्कुल इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा क्योंकि जितनी डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन की होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की होगी। सो ऑप्शन होगा डी, ठीक है 1:1। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ लिखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ सॉल्यूशन। इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पे देखो इसको अगर हम कंपेयर करें a1/a2, तो a1/a2 अगर हम देखें तो कितना आएगा 6/7 है 3 एंड -7/-4, तो ये क्या है बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा। जब a1/a2 ही इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होंगे, इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज़ 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ p। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरफ अंडर रूट करके इक्वल में यहाँ पे 5 रख देना और इसको सॉल्व करके तुम्हारा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा x की 2 वैल्यू जो आएगी ना, p की 2 वैल्यू आएगी वो आएगी 4 एंड -4। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ट्राई भी कर सकते हो। देखो x2 - x1 करेंगे यानी कि 1 - 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - p का होल स्क्वायर, और इधर इक्वल में कितना है 5 है, डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाया।
यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे p का स्क्वायर तो p ही रहेगा, ठीक है, p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा। और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, और सोल्व कर देंगे उसको तो ले आएंगे, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 9 यानी कि 16। सो p की वैल्यू कितनी आएगी √16 यानी कि 4 भी आ सकती है एंड -4 भी आ सकती है। जैसे आपको पता है कि रूट से बाहर निकलता है कोई नंबर तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 एंड -4। आगे लिखा है 20 यानी कि 225 को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके फैक्टर्स निकाल दो, 225 को डिवाइड कर दो, पहले 5 से कर दो, फिर 5 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह से अब सेक्शन बी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यानी 21 जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए सी इक्वल है बी सी के और ए बी का स्क्वायर क्या है 2AC के स्क्वायर के बराबर है, तो एंगल सी क्या होगा। याद रखना ये एक राइट एंगल बनेगा इस टाइप से, ठीक है। अगर हम इसको इस टाइप से ड्रॉ करें ए बी सी, तो जो सी होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो उसको ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा है ना ए बी का स्क्वायर है, उसने जब उसने कहा है कि ए सी और बी सी इक्वल है, सो ए सी ये वाली साइड है और बी सी ये वाली साइड है, ये दोनों इक्वल है। और उसने एक स्टेटमेंट ये भी कही है कि जो ए बी का स्क्वायर है यानी जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो क्या है 2AC है, AC के स्क्वायर के बराबर है। अब AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर तो सेम ही मतलब सेम ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2AC का स्क्वायर लिख दिया गया है। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि ये एक राइट एंगल बनेगा और जो C की वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ कहा गया इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे जो DE है और जो BC है वो क्या है पैरेलल है, हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। आप सभी को पता है कि जो EC ये जो इसके अंदर क्या है हम जो थ्योरम लगा सकते हैं, कौन सी वाली, इसमें AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के बराबर होगा, यानी 3/4 क्या होगा बराबर होगा 6, और EC को हम EC ही लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो EC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 × 4, क्योंकि 6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। 3 से 6 कट गया 2 बार में, और तो 4 2 से कितना हो गया 8, तो EC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज़ आर। अब सेमी सर्कुलर मतलब इस टाइप का मतलब एक प्रोटेक्टर बना हुआ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। एक तो इसकी ये परिधि निकालनी पड़ेगी सर्कमफ्रेंस। अब जो पूरा सर्कल होता है तो उसकी होती है 2πr, पर ये तो सेमी है, आधा है ना, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा πr। ये तो πr है, पर यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बेसिकली जो पूरा जो हमारा पेरीमीटर आएगा वो πr में हमें r और r भी जोड़ना पड़ेगा, यानी πr + 2r, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा πr + 2r, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 45। तो आपको पता है थीटा बाय में 360 इंटू में πr स्क्वायर लगाओगे इस फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे थीटा भी हमें गिवन है कितना 45, यहाँ पे 360 रखेंगे नीचे, तो इंटू में पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r का स्क्वायर कर देना है 14 × 14, इसको सॉल्व कर देना, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। यहाँ पे क्या और क्या कट रहा है, मान लो 9 से हम 45 को काट सकते हैं, 9 5 जा और 9 40 बार में कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा 8 बार में, बाकी और भी चीज़ कट रही है, ये 4 बार में कट जाएगा। और देखिए क्या कट रहा है इसमें, ठीक है, 4 से 2 बार में 11 आ जाएगा और यहाँ से कट जाएगा तो इतना है 7, तो 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पे कहा गया है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज़ 44 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है वो होती है 2πr। 2πr अगर 44 मीटर है तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू निकाल देनी है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 44। सो रेडियस कितनी आ जाएगी 44, और ये सब उधर चले आएगा, जो नीचे डिवाइड में 7 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और जो ऊपर वाला 2 और 22 है वो नीचे आ जाएंगे। तो 22 से कट गया 2 बार में, ये 2 से 2 कट गया, तो रेडियस हमारे आगे सिर्फ 7, तो हमारी जो रेडियस आएगी वो आएगी 7 मीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है 26 क्वेश्चन में कहा है कि 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में कोसेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा। सो अगर हम 1 + tan स्क्वायर a को हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है। अब जो कोसेक स्क्वायर है ऊपर जाके क्या बन जाता है साइन स्क्वायर a बन सकता है, और जो सेक स्क्वायर है वो नीचे आके क्या बन सकता है कोस स्क्वायर a बन सकता है।
अब साइन स्क्वायर ए अपन में कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेन स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ कहा गया है इफ़ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ p की पावर 3 q स्क्वायर और p स्क्वायर q विल बी वॉट। अब अगर HCF निकालना है को प्राइम नंबर्स का, तो हमें मैक्सिमम नंबर जो बड़ा सा बड़ा नंबर जो कॉमन आ सकता है ना, उसे कॉमन निकाल देना है। अब p की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 तो कॉमन ले नहीं सकते, तो यहाँ से हम p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इस मतलब p में से। अब q को देखेंगे तो यहाँ पे q स्क्वायर है और यहाँ पे q की पावर 1 है, तो सिर्फ हम एक ही q को ले सकते हैं, q स्क्वायर तो कॉमन ले नहीं सकते, तो हमारी वैल्यू आएगी p स्क्वायर और q, जो कि है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, इसके बाद हम 27 हमने कर लिया है, फिर आते 28 की तरफ। यहाँ कहा गया है इन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, अगर x की वैल्यू 5 है तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। सो 5 जो यहाँ पे रखा है वो आपको x यहाँ पे रख देना है, तो बनेगा 5 प्लस में 2y इज इक्वल टू 9। सो इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस का, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4। सो 2y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ कहा गया है इफ़ 2k - 1 एंड k इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2k ये है वो आपको x की जगह पर रख देना है, और जो k है वो y की जगह पर रख देना है, क्योंकि पहला वाला टर्म x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, वो यहाँ पर रख देनी है। यहाँ से आपको k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे मान लो 10 की यहाँ पे हम 10 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखना है हमें 2k - 1, फिर माइनस का 9 लिखा, और y की जगह पे हमने रख देना है k। इक्वल में कितना आएगा 12। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 20k माइनस 10, और यहाँ पे 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9k इज इक्वल टू 12। अब 20k और में से 9k माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11k, और माइनस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 10, तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा इधर 22। सो 11k इज इक्वल टू 22, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/11 यानी कि 2। सो k की वैल्यू निकल के आएगी 2, जो कि बी ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। यहाँ लिखा है इफ़ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा देन व्हाट विद द वैल्यू ऑफ दिस। सो इसको ध्यान से करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो a cos थीटा है, तो पहले यहाँ पे देखो इसी के अंदर ना हम वैल्यू रख देते हैं। पहला b स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे b स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर था तो x स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं a cos थीटा, तो यहाँ पे हम a cos थीटा का स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस a स्क्वायर है तो हमने a स्क्वायर लिख दिया, और फिर क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या है b sin थीटा, तो लिख देंगे b sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ आएगा b स्क्वायर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इस तरह भी यही करेंगे, यहाँ तो a स्क्वायर है ही, यहाँ पे b का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और साइन स्क्वायर थीटा भी करना पड़ेगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों में ये दोनों है तो ये कॉमन हो जाएंगे बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सो यानी कि ये तो पूरा 1 हो गया, तो बचा कितना सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया था, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ कहा गया है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है, क्यू की दूरी कितनी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि आप इसको ड्रॉ कर लो। मान लो x का 3 है तो ये x का 3 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और y का -4 है तो y का -4 मान लो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब इस टाइप से एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हमें ये जो मूल बिंदु है 0 0 यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है, यानी x ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग सकती है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 चौक 16 यानी कितना आ जाएगा 25। सो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से √25, यानी कि अब वैल्यू तो 2 आएगी, प्लस का 5 और माइनस का 5, पर दूरी की बात करिए तो दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो x की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 5, ठीक है, 5 इकाई यानी 5 यूनिट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पे कहा गया है इफ़ द पॉइंट C यानी K4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स A एंड B इन रेशियो 2:3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला का हमें यूज़ करना था और उसको यूज़ करने के बाद इसका आंसर निकालना था।
तो आपको पता ही है सेक्शन फॉर्मूला जो क्या होता है, x के लिए जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, वो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। अब m1 m2 की यहाँ पे वैल्यू m1 कितना है यहाँ पे 2 है, क्योंकि रेशियो क्या है 2:3 है ना, सो ये m1 होगा और ये होगा m2, ठीक है। और x1 x2 हम इसको मान सकते हैं, जो पॉइंट है हमारे, इसको हम x1 मान लेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे, ठीक है। और फिर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 2 रखा हमने, यहाँ पे x2 के बाद 5 रख दिया, प्लस ये 3 यहाँ पे 2 रख दिया, और नीचे कितना आ गया m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 प्लस 3, सॉल्व कर देंगे। 5 2 से कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, और 3 2 से कितना हो गया 6, अपॉन में कितना आ गया 5, तो आ गया 16/5, जो कि राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो 16/5 हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ के होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसको हमने क्वेश्चन नंबर 32 को भी कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। यहाँ क्या कहा गया कि एन इवेंट ए इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन देन दिस प्रोबेबिलिटी विल बी क्लोजेस्ट टू वॉट। अब आपको पता है कि अगर कोई घटना, किसी भी घटना की होने की प्रायिकता लगभग नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हम देखो अगर पूरी ही इम्पॉसिबल होगी तो ज़ीरो होगी, पर अगर ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल है तो ज़ीरो के करीब करीब होगी। तो देखो यहाँ पे 0.001, 0.1, 0.01 या 0.0001, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ए, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है ये जो रेखिक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी में जो a b c है वो क्या होते हैं, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पूर्णांक होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, इंटीजर्स होंगे या रियल नंबर होते हैं। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, रियल नंबर्स, ठीक है। ये रियल नंबर्स होते हैं क्योंकि देखो कई बार क्या होता है जो सी होता है वो 2/5 की फॉर्म में होता है, 7/6 की फॉर्म में होता है, तो यानी कि वो क्या होता है रियल नंबर होता है, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में होता है ना। तो इंटीजर्स तो आपको पता है, इंटीजर्स आपको पता है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, तो ये हो सकते हैं यहाँ पे ज़रूर, पर कई बार सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या होती है, मतलब फ्रैक्शन में भी होती है, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। यहाँ कहा गया इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 विल बी वॉट, ठीक है। तो अगर एक डाइस को हम थ्रो करें तो उनकी मतलब जो नंबर्स आएंगे उनका सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर देखो अब 2 पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को थ्रो करा गया, तो अगर क्या हो, ऐसा हो सकता है कि एक में 2 आ जाए, एक में 6 आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक में 3 आ गया, दूसरे में 5 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में 4-4 आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक में 5 और एक में 3 हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि एक में 6 और एक में 2 आ जाए। तो कुल कितनी संभावना है, 1 2 3 4 5, कुल 5 कंडीशन है, और टोटल कंडीशन होती कितनी है 6 × 6 यानी कि 36। तो 5/36 क्या होगी, हमारा 8 आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 36 की तरफ। यहाँ पे कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 44 सेंटीमीटर एंड इस लेंथ एक्सिस ट्वाइस इस ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन के अंदर हम ब्रेथ को x मान लेंगे, ब्रेथ को x मान लेंगे, और जो लेंथ है वो क्या है, जो ब्रेथ है उसकी डबल की 4 अधिक है, तो उसको जो लेंथ हो जाएगी वो जाएगी 2x + 4। अब इसका जो पेरीमीटर हमें दे रखा 44 सेंटीमीटर, यानी कि हम सोल्व कर देंगे 2 × में l + b इज, ये क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, जो कि 44 सेंटीमीटर में गिवन है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे लेंथ की यहाँ पे रख देंगे 2x + 4 और ब्रेथ की यहाँ पे रख देंगे 4। तो यहाँ से हमारे जो लेंथ और ब्रेथ है वो निकल के आ जाएगी। तो रख देते हैं यहाँ पे, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। मान लो 2 हो गया, लेंथ की यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 2x + 4 प्लस में ब्रेथ कितने हमारे पास x है, इक्वल्स में कितना आएगा 44। यहाँ पे 2x एंड x कितना हो गया 3x + 4 हो गया, और ये जो 2 है वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो इसको, सो वैल्यू कितनी आएगी 22। तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो 4 प्लस का है उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 22 - 4 कितना हो जाएगा 18। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/3 यानी कि 6, यानी कि हमारी जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी इसकी डबल कर दो, 6 का डबल कितना होगा 12, और उसमें 4 प्लस कर दो, यानी कि 12 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है l × b, यानी इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा वो इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 37 की तरफ। यहाँ कहा गया साइन थीटा क्या है, कोस थीटा के बराबर है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी।
आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर ही है, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। अब उनको काट के कितना आएगा, एक ही आएगा, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम 37 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन है 38 जो क्वेश्चन है वो क्या है, अजर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से पहले रीड करना है और फिर समझना है कि वो क्या उसका राइट आंसर होगा। सो पहला जो क्वेश्चन नंबर 38 है, अजर्शन रीजन का जो पहला क्वेश्चन है, वो यहाँ पे अजर्शन ये दिया गया है, द पॉइंट 0 and 4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। 0 और 4 क्या है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, डेफिनेटली करेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 है, तो अजर्शन तो बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं क्या दे रखा है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई इज़ 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वाई एक्सिस पे तो वो 0 होती है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, यानी यहाँ पे अजर्शन रीज़न दोनों ही ठीक है, और जो अजर्शन है वो क्या है, जो रीज़न है वो करेक्टली अजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन में 39 की तरफ। यहाँ कहा गया था, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स आर इन रेशियो 2:3 देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज़ 4:7। अब सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, ठीक है, 2πr पर में 2πr अगर हम करें तो वो दे रखा है 2/3। अब एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 2π से 2π तो कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है रेडियस से। तो अगर रेडियस है तो यहाँ पे देखो एरिया में रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यानी कि कुल मिला के ये तो बिल्कुल ठीक है, अजर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या दे रखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इज़ 2πr एंड इट्स एरिया इज़ πr स्क्वायर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे अजर्शन और रीज़न बिल्कुल ही दोनों ही सही है, और रीज़न क्या है, करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है अजर्शन को। तो इस तरह से हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 को देखते हैं। यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया है, अजर्शन ने हमें दे रखा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, एलसीएम अगर हम करें a b का और एचसीएफ निकालें a b का, तो उनकी जो वैल्यू होगी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। ये हमने पढ़ रखा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे जो रीज़न दे रखा है, रीज़न दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें दे रखा है 150 और एचसीएफ दे रखा है 5, तो उसका एलसीएम 40 होगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, पर आंसर तो 40 दे रखा है, यानी कि ये फॉल्स है। यहाँ पे देखो अजर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, इसका मतलब होगा हमें ऑप्शन सी पे टिक करना है, अजर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इस तरह से हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन से, इनको ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या है, इंग्लिश में दे रखा है। यहाँ पे जो पहला केस स्टडी यहाँ पे दे रखा है, पॉइंट्स ए बी आर ऑन द अपोजिट एज ऑफ अ पॉन्ड एज शोन इन द बिलो। यहाँ पे ये पॉइंट ए और बी है और बीच में ये पॉन्ड है। ठीक है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रमेश मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग द रोप। अब उन्होंने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज़ 12 मीटर। यहाँ पे देखो बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या 12 मीटर है, और सी एंड डी का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। यहाँ पे ये रहा, और ए और डी का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। यहाँ पे एक बात और कही है कि जो एंगल ए डी सी है वो 90 डिग्री का है। सो ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, यानी ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी। इनमें से किसी को भी हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं, फिर हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हमने केस स्टडी को रीड कर लिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, विच 41 जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री इज़ यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस इन द फिगर। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे कहा गया है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पॉन्ड ए बी एंड रोप बी सी इन द फिगर। तो यहाँ पे देखो ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, यानी हमें इसकी पूरी की लेंथ निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लो इसको हम पूरे को x मान ले, इसको हमने 30 मान लिया है और इसको हमने 40 मान लिया है। तो जो x की वैल्यू क्या होगी, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर कर दो और 40 का स्क्वायर कर दो, दोनों को सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो करके देखते हैं। मान लो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600। उसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 0 0, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 2, तो 2500 आएगा। और रूट से बाहर निकलेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, यानी ए से लेके पूरी सी तक की जो वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50 मीटर। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा 50 मीटर, 42 का ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ द टोटल रोप यूज़। अब टोटल रोप के लिए क्या करेंगे, सभी को, मान लो हमने 50 निकाला, उसको भी प्लस कर दो, एक साइड 40 दे रखी थी, एक 30 दे रखी थी, सबको प्लस कर दो, तो कितना आएगा 120। तो जो टोटल लेंथ आएगी रोप की वो आएगी 120 मीटर, ठीक है। क्योंकि उसने, अब मान लो बीच में उसने रोप अगर नहीं लगाई है, मान लो इस एरिया में उसने रोप नहीं लगाई है, तो उसको हम, अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर रोप नहीं है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो इसको हम करने के लिए 120 में से क्या कर सकते हैं, नहीं, इसने अगर टोटल रोप पूरा ट्रायंगल ही बनाया है तो इसका आंसर यही होगा, 120 ही होगा, ठीक है, राइट आंसर। पर अगर उसने तालाब के ऊपर से नहीं कर रही है तो तुम्हें पहले जो तालाब की जो लंबाई है वो निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारी आएगी 38 मीटर। सो अगर हम माइनस कर दें 120 में से 38 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 11 में से 8 गया तो 11 से 3 गया तो 8। सो राइट आंसर आएगा 82 मीटर। सॉरी, इसका सी नहीं, इसका ए होगा, क्योंकि जो रोप यूज़ करी गई है वो तालाब के उस पर तो करी नहीं है। यहाँ पे जो है जो लेंथ ऑफ द रोप आएगी वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगी पूरी, ठीक है। तो हमने जो पहले टोटल एरिया टोटल पेरीमीटर निकाल दिया और उसमें से हमने जो तालाब का जो लेंथ थी उसको माइनस कर दिया, ठीक है। सो 82 आएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट। इनमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए को आप जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का जो स्क्वायर होगा वो 28 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा है लेंथ ऑफ द पॉन्ड ए बी। पॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, वो आएगी 38 मीटर, हमने निकाल दी। टोटल 50 थी और जो बाकी जो गिवन था वो कितना था, 12 था, तो 50 में से 12 को माइनस कर दिया तो 38 आ गया, ठीक है। सो राइट आंसर आ गया 38 मीटर। आगे बढ़ते हैं केस स्टडी 2 पे। यहाँ पे कहा गया है द पाथ मूव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एंड्स हैज़ बीन ट्रेस्ड ऑन द ग्राफ। अदिति इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। शी कंपेयर्ड द एंड्स पाथ विद डायग्राम शी लर्न इन मैथ्स क्लास, देन शी ड्रू द स्केच ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अदिति ने ये ग्राफ बनाया है। अभी जो डायग्राम है, ये ग्राफ है, वो क्या शो कर रहा है, ये एक पैराबोला को शो कर रहा है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है ये एक पैराबोला को शो कर रहा है, जो ऐसी ऐसी मतलब शेप होती है। सो यहाँ पे दे भी रखा है क्वेश्चन नंबर 46, द शेप ऑफ द पाथ फॉर्म्ड बाय एंड्स इज पैराबोला, ठीक है। ऑप्शन सी यानी परवलय बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। यहाँ लिखा है हाउ मेनी जीरोज़ आर पॉसिबल फॉर दिस शेप। इस शेप के लिए कितने जीरोज़ पॉसिबल होंगे। तो जीरोज़ क्या होते हैं, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है वही होते हैं जीरोज़। तो एक जीरो यहाँ पे होगा और एक जीरो यहाँ पे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज़ कौन कौन से हैं। अब ग्राफ में देखो, जब एक्स एक्सिस से वो कट कर रहा है तो एक बार -3 पे कट कर रहा है यहाँ पे, और एक बार प्लस के 1 पे कर रहा है, तो -3 एंड 1 क्या है हमारे राइट आंसर होंगे, जो कि है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। यहाँ लिखा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन फिगर, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन निकालना है तो वो ध्यान से करना पड़ेगा। हमें देखो जीरोज़ दे रखे हैं -3 एंड 1, तो पहले हमें सम ऑफ जीरोज़ निकालना पड़ेगा। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -b/a होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। अब एक अल्फा कितना -3 है प्लस 1 है, तो सम ऑफ जीरो कितना आ गया 2। सो -b/a कितना आ गया 2 आ गया, इसको 2/1 लिख सकते हैं। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आता है c/a की वैल्यू, जो कि होती है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -3 एंड 1 कितना आएगा -3। सो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी -3। सो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, मतलब सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -1 आएगी, -2 आएगी ना, क्योंकि 3 बड़ा था, सो -2 आएगा। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो जो करेक्ट इक्वेशन हम इस मतलब इक्वेशन के अंदर रख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के अंदर रख देंगे। x के स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 1, मतलब a की जगह पे 1 लिख देंगे, b की जगह पे 2 और c की जगह पे -3। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी d वाली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन था आज के पेपर का वो ये था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ x इज इक्वल टू -1। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारा बना है ना, इसी के अंदर वैल्यू रख देनी है -1। सो x की जगह पे रख देंगे -1, तो -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर +2 की जगह पे 2, x की जगह पे दोबारा से -1 रखेंगे और -3। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे -3। सो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1, तो आंसर हमारा आएगा -, सॉरी यहाँ पे कितना था 2 था ना, 2 1 2
2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। सो 2 और 3 कितना आएगा 5, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, -4। सो इस तरह से आपका जो पेपर है प्री बोर्ड का मैथ्स का पेपर वो सॉल्व होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही सारी मतलब पेपर के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।